Okay, so let's start. जो हम लोग पढ़ने जा रहे पेपर सेकेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 का जो टॉपिक्स हैं वो क्या ऑपरेटर्स हैं, स्कोप रिजोल्यूशन, मेमोरी मैनेजमेंट, C++ के एक्सप्रेशन, ये सब यूनिट 2 के टॉपिक है। हम एक क्विक रिकैप देंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो येट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, दो चीजें होती है। अगर मैं A+B लिख रही हूँ तो जिन पे कार्य होता है दे आर नोन एज ऑपरेंट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंट्स, जो हम लोग ऑलरेडी हमारी क्लासेस में आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है। और जो कार्य हो रहा है, तो क्या कार्य हो रहा है, एडिशन का कार्य हो रहा है, प्लस का कार्य हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो हमारे पास दो चीजें होती है, वन इज ऑपरेंड एंड अनदर वन इज ऑपरेटर। ठीक है। क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, यूनरी, टर्नरी एंड मिसलेनियस ऑपरेटर। इस प्रकार के हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है। रिलेशन जो कुछ रिलेशन बताते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, नॉट होता है। इट मींस कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी कि एक कंडीशन होगी, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये नैरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये, माइनस माइनस इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये सब एक तरह से हम लोग कर चुके हैं। देन हम लोगों ने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर भी पढ़ लिया कि किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, दैट इज जिसको हम लोगों ने बोला था बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलता है ना। ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन की, देन एडिशन की एंड देन सबट्रैक्शन की। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट की। तो जब मैथमेटिक्स में कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं ना, एक्सप्रेशन क्या होता है, अब जैसे मैंने लिखा A+B मल्टीप्लाई बाय C। तो जब हम लोग मैथ्स में इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑपरेटर की प्रायोरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले B मल्टीप्लाई बाय C करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें A को प्लस करेंगे। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, इस प्रेसिडेंस का ध्यान में रख के, ये जो रूल होता है इसको ध्यान में रख के ही इंटरनली कैलकुलेशन करता है, आंतरिक तौर पे कैलकुलेशन करता है। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक जरूरी चीज कहलाती है। ठीक है। फिर आफ्टर प्रेसिडेंस हमने पढ़ा था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन क्या होती है, दो चीज होती है, एक होते लोकल वेरिएबल, एक होते ग्लोबल वेरिएबल। लेट्स से मैंने एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल हैं वो क्या कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो इस ब्लॉक तक ही रहेगा, ब्लॉक के बाहर नहीं रहेगा। इस ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल होएगा वो क्या होगा, ग्लोबल होएगा। क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप क्या रहेगा, पूरी जगह पे रहेगा। और इसका हमने एक प्रोग्राम भी देखा था। तो ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं हमारी कल की क्लास में। फिर इससे बाद हमने मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर देखा था। न्यू जो ऑपरेटर होता है वो मेमोरी को क्या करता है, रन टाइम के समय एलोकेट करता है। फिर हमने देखा था इम्प्लिसिट कन्वर्जन। दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट जो अपने आप हो जाता है, एक होता है इम्प्लिसिट जो हमको फोर्सफुली करना पड़ता है। तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन तब काम में आता है जब हमको कोई बड़े डेटा को, ये ए है, बड़े डेटा को किसी छोटे के अंदर डालना होता है। तो उसमें टाइम पे हमको इम्प्लिसिटली उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले C++ के एक्सप्रेशन। तो बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है जिसके अंदर ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल सब हो। जैसे मैंने लिखा 1+A मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस D+F। तो ये क्या हो गया, एक पूरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस की कुछ वैल्यूज होती है एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है। अब कौन कौन से एक्सप्रेशंस हम लोग पढ़ने वाले, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट यानी क्या होता है, हमको नाम से ही बोल रहा है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे मेरे को पता है, एक बात बताओ, हम सबको पता है कि पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, दैट इज 3.14। और समटाइम्स हम लोग उसको क्या लिखते हैं, 22/7। ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती कभी भी। तो ऐसे जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जिनकी वैल्यूज क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। ठीक है। जिनकी वैल्यू डिटरमाइंड होती है कंपाइल टाइम के समय और इवेल्युएट होती है रन टाइम के समय। ठीक है। कंपाइल जब होता है तो उसकी डिटरमाइन हो जाती है। जैसे मैंने लिखा इंट x इक्वल टू 12।
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये कंपाइल टाइम के समय एक मेमोरी में एक ब्लॉक बना जिसका नाम हुआ x, जो कितने बाइट्स का है, 2 बाइट्स का बना। क्यों? क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसके अंदर की वैल्यू क्या है, 12। तो ये पूरी चीज जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा था तभी हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद होते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इंटीग्रल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जो इंटीजर रिजल्ट है ना आउटपुट में देते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद। जैसे मैंने लिखा इंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x क्या है, 12 है, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो जो आउटपुट में रिजल्ट आया वो क्या आया, इंटीग्रल, इंटीजर में आया। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जन ऑटोमेटिक एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। जैसे ये वाला केस है फ्लोट एफ, अब फ्लोट कभी भी इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट, फोर्सफुली इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एक्स है 12, 12 में सबसे पहले इंटीजर एफ, एफ की वैल्यू क्या है, 2.3 है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा, तो केवल क्या जाएगा, 2 जाएगा, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये होते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल हियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नेक्स्ट इज पॉइंटर एक्सप्रेशन। पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या बताता है, पॉइंटर एक्सप्रेशन बताता है किसी एड्रेस को पॉइंट करता है ना। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंटर एक्सप्रेशन में किसी एड्रेस को पॉइंट करवा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा m है, तो m क्या है, m एक एड्रेस है, पॉइंटर है। तो ये किसका एड्रेस है, तो जो भी m वेरिएबल यहाँ पे इस तरह का एक पॉइंटर बनेगा, मेमोरी में इनिशियलाइज होएगा। ठीक है, ये m, लेट्स से ये m है। ठीक है, ये किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे पॉइंटर नहीं है, ये सिंपल सा एक m वेरिएबल है। ठीक है, अब पॉइंटर p इज इक्वल टू m, यानी कि यहाँ पे एक p बना है। ठीक है, ये किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, m जो वेरिएबल ब्लॉक है उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंटर फॉर दी एड्रेस के लिए, एड्रेसिंग के लिए काम में आता है। फिर होते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस, होते हैं फ्लोट एक्सप्रेशंस, होते हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देते हैं। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बुलियन वैल्यू को एज आउटपुट। लेट्स से मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैंने पूछा इधर क्या x ग्रेटर देन y है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बुलियन की फॉर्मेट में आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि x तो 10 है और 10 ग्रेटर देन 20 है ही नहीं। तो जब भी कोई भी आउटपुट ट्रू या फॉल्स की फॉर्मेट में आता है उन्हें हम लोग बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जो इनका एक्सप्रेशन अगेन किसके फॉर्मेट में आता है, बुलियन की फॉर्मेट में, ट्रू या फॉल्स की फॉर्मेट में। लेट्स से a जो है वो है 5 और b जो है वो है 10। ठीक है, फिर इधर पूछा क्या a ग्रेटर देन b है। ठीक है, a ग्रेटर देन b यानी क्या 5 ग्रेटर देन 10 है, एंड x इज ग्रेटर देन y, तो x लेट्स से 12 है, 12 इज ग्रेटर देन 13। क्या ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही आएगा, वरना फॉल्स आएगा। एंड इट मींस बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, और इट मींस एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट टू इट इज योर बिटवाइज एक्सप्रेशन। बिटवाइज एक्सप्रेशन जो होते हैं वो नाम से ही बोल रहे हैं 1 बिट। तो ये जो बिटवाइज एक्सप्रेशन होते हैं ये क्या करते हैं, एक सिंगल बिट पे काम करते हैं और एक एक सिंगल बिट को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दे रखा है x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 3 को इसके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 3 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 1 1, दैट इज 0 0 1 1 1। हमेशा याद रखना मेमोरी में 3 इंटीजर है तो वो 4 बिट्स में स्टोर होएगा, तो ये मेमोरी में स्टोर होएगा 0 0 1 1। अब लिया x इज 3, इट मींस कि मुझे क्या करना है, 3 बिट इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है राइट में। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेशनल नहीं है तो ये वाला 1 क्या हो जाएगा, अभी आपका लॉस्ट हो जाएगा। ये पहली शिफ्ट हो गई। क्या बोला इसमें,
आपको 3 शिफ्ट देना है ना, ठीक है। पहली शिफ्ट के बाद यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। देन दूसरी शिफ्ट हुई, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। दूसरी शिफ्ट में यहाँ पे, थर्ड शिफ्ट में ये, दूसरी शिफ्ट में ये आउटपुट आ गया। अब 3 शिफ्ट करनी है तो तीसरी शिफ्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो तीनों क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर, 3 बिट को शिफ्ट करना। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेशन जो होता है वो काम करता है। तो ये जो होती है, ये क्या होती है, राइट शिफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो मैं लिख दूंगी x, ये लेफ्ट का सिंबल और 3, यानी होगा 3 बिट पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसे होएगी, देखो ये इधर 1 आएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा, ये वाला 0 इधर जाएगा और ये वाला 0 चला जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 0 1 1 0, क्योंकि लेफ्ट में कर रहे हैं। फिर से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ये 0 इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 आगे चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। एक और शिफ्ट होगी लेफ्ट में, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 एंड 1। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गई 3 बिट की। तो इस तरह से आप लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो और आप राइट में भी शिफ्ट कर सकते हो। बस अंतर इतना होता है कि जो बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा बिट्स पे काम करते हैं, मतलब वो हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट होके, बाइनरी में बदल के काम करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? एनीवन, any issue till here? Okay, fine. चलो, नेक्स्ट इज स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर। स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला आता है चेन्ड असाइनमेंट। चेन्ड असाइनमेंट पॉसिबल हो सकता है, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू 20, इसका मतलब हुआ कि b की वैल्यू 20 और a की वैल्यू भी 20 है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू b ब्रैकेट में लिख दिया और इक्वल टू 20। तो इस तरह से चेन्ड असाइनमेंट पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चेन असाइनमेंट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे पॉसिबल नहीं होते। मतलब कि अगर लेट से मैंने लिखा इंट a इक्वल टू बी इक्वल टू 20, तो ये एरर दे देगा मुझे। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको चेन असाइनमेंट करना है तो सबसे पहले आपको a कॉमा बी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब आपने इनिशियलाइज अलग से करा है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू को डालना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल होता है। अगर आप डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज, समझ लो, इनिशियलाइज भी आप यही करो और असाइन भी इधर ही करो, ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको चेन असाइनमेंट यूज करते टाइम पे इनिशियलाइज और असाइनमेंट दोनों अलग अलग जगह पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं एम्बेडेड असाइनमेंट। एम्बेडेड असाइनमेंट यानी होता है कि इस तरह से एम्बेडिंग पॉसिबल है, किसी के अंदर इस तरह की वैल्यू को एनक्लोज करना, दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल, ठीक है। और कंपाउंड स्टेटमेंट तो हमको पता है a प्लस इक्वल टू 2, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू a प्लस 2। तो जो भी a की वैल्यू है इसमें 2 प्लस होएगा और फिर से a के अंदर ही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए सारा। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा चैप्टर जो है, इसमें हम लोगों ने इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स पढ़ ली हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो ध्यान में रखने की है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में, वो हमेशा याद रखना कि बड़े में कोई वैल्यू, छोटी वैल्यू को अगर बड़े में डालना होता है तो हमको कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखो, इंटीजर छोटी है, फ्लोट में डालना है, देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड कन्वर्जन। पर बड़ी वैल्यू को अगर छोटी वैल्यू में डालना है, देन इट्स ओनली द कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहना चाहूंगी तो इसका एक इस तरह से एक वाटरफॉल मॉडल होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन का, जिसमें सबसे पहले होता है लॉन्ग डबल, मतलब कोई भी वैल्यू लॉन्ग डबल के अंदर स्टोर हो सकती है बिना कन्वर्ट करे, ठीक है। इससे पहले होता है डबल, ठीक है। देन उसके पहले होता है फ्लोट, देन अनसाइंड लॉन्ग इंट, ये इसका वाटरफॉल मॉडल है, प्लीज मेक इट। लॉन्ग इंट के बाद ये होता है अनसाइंड लॉन्ग इंट,
अनसाइंड, जिनमें साइन इंटीजर नहीं होते हैं, ये होता है लॉन्ग इंट इसके पहले, ठीक है। इसके बाद होता है अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, ठीक है। इसके ऊपर होता है इंटीजर, INT इंट। तो क्या होता है, जब भी आपको लोअर से नीचे से इंटीजर के अंदर, सुन रहे हो, इंटीजर के अंदर अगर फ्लोट को स्टोर करवाना है तो आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपको क्या करने की है, ध्यान में रखने की है। तो ये इनका क्या होती है, सीक्वेंसिंग होती है, वाटरफॉल मॉडल है टाइप कन्वर्जन का, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में अभी तक, इस पूरे चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वन इज योर ऑपरेटर्स का हिस्सा और दूसरा है फंक्शंस का हिस्सा। तो ऑपरेटर्स के हिस्से में अब हमारा दो टॉपिक और बचा है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट डे का एजेंडा होगा ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स का, ओवरलोडिंग और कंट्रोल स्ट्रक्चर बचा। ओवरलोडिंग एंड कंट्रोल और प्रेसिडेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो नेक्स्ट एजेंडा होगा वो हमारा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ओवरलोडिंग यानी क्या होता है, ओवरलोडिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बात बताओ, ये जो ऑपरेटर था ये हमने शिफ्ट ऑपरेटर में भी यूज लिया, और यही ऑपरेटर, ये ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर भी एक तरह से अभी हमने बताया बिटवाइज में, और यही ऑपरेटर यूज होता है सी आउट के टाइम पे। तो देखो ये ऑपरेटर क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गई, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और कंट्रोल स्ट्रक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, जो हमारी इफ एल्स कंडीशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे, है ना। तो इफ एल्स कंडीशन, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, तो ये जितनी भी लूपिंग कंसेप्ट है जो हम लोग ऑलरेडी हमारे सी में भी पढ़ चुके हैं, वो सब हम लोग इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा कल का एजेंडा हो जाएगा, नेक्स्ट डे का जो हमारा एजेंडा रहेगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स इट फॉर द डे।